दोस्तों, वे टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं प्रथम विश्व युद्ध, जो 1914 से 1918 ईस्वी तक घटने वाली घटना थी, जो पूरे विश्व को हिला करके रख दिया था। तो प्रथम विश्व युद्ध का हम लोग कारण देखेंगे, इसके परिणाम क्या क्या हुए, और परिणाम में भी आप लोग देख रहे होंगे राजनीतिक परिणाम, सामाजिक परिणाम, आर्थिक और वैज्ञानिक परिणाम क्या क्या निकले, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध बहुत भयावह विश्व का युद्ध था। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध का सबसे पहले तो हम लोग छोटी सी भूमिका देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले छोटी सी भूमिका। प्रथम विश्व युद्ध कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं थी। औद्योगिक क्रांति के पश्चात एक लोगों में तीव्र भौतिक परिवर्तन हुआ। यही तीव्र भौतिक परिवर्तन को अगर हम लोग राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं तो एक प्रजातंत्र और राष्ट्रवाद का जैसी विचारधारा का उदय हुआ, और प्रजातंत्र और राष्ट्रवाद की विचारधारा का उदय होने के पश्चात सैन्यवाद को बढ़ावा दिया, या कह सकते हैं सैन्यवाद को जन्म दिया। उपनिवेशवाद भी यूरोप की राजनीति का एक संचालक तत्व बन चुका था। वहीं औद्योगिक क्रांति के पश्चात मानव ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास कर प्रकृति को विजित किया, मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास कर प्रकृति को विजित किया, और दूसरी ओर मानव विरोधी युद्ध अथवा सैन्य प्रौद्योगिकी का भी जन्म हुआ। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध एक तरह से, और जो भी औद्योगिक क्रांति हुआ या मानव का विकास जो हुआ उसी के फलस्वरूप इसका जन्म हुआ। 1970 के दशक में हम लोग देखते हैं जर्मनी और इटली के एकीकरण के पश्चात यूरोपीय जो राजनीति था उसमें कूटनीतिक गुप्त जो संधियां का दौर चला, वह एक युद्ध भावी सिद्ध हुआ, क्योंकि जो गुप्त संधियां थे, गुप्त संधियां में ही ये प्रथम विश्व युद्ध छिपा हुआ था, और ये युद्ध एकदम असंभावी हो गया। प्रथम विश्व युद्ध अनेक कारकों का एक एकत्रीकरण, या हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध अनेक कारकों और विस्फोट का परिणाम था, जिसने पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया। ठीक है, तो ये हो गया छोटी सी भूमिका। अब हम लोग इसके कारण पे चलते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था। कारण भी आप लोग देखिएगा कि 10 पॉइंट में मैं बांट दिया हूं। प्रथम कारण हो गया साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, जो आप लोग देख रहे होंगे साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। औद्योगिक क्रांति के पश्चात राष्ट्रवाद और साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा बढ़ गया। 19वीं शताब्दी के अंत में साम्राज्यवादी विस्तार यूरोप के लिए एक समस्या बन गया था। वस्तुतः जो जर्मनी और इटली के एकीकरण के पहले ही यूरोपीय राज्यों एशिया और अफ्रीका में अपने उपनिवेश का विस्तार कर रहा था, या कह सकते हैं उपनिवेश स्थापित कर लिया था। प्रशा में जर्मनी के एकीकरण के पहले ही औद्योगिकरण शुरू हो गया था, और एकीकरण के बाद औद्योगिकरण प्रशा में तीव्र गति से बढ़ गया। इटली के एकीकरण के पश्चात वहां भी औद्योगिकरण तीव्र गति पकड़ लिया। तो ये सबसे हम लोग कह सकते हैं जो साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा था वही अंत यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कूटनीतिक संधियां। जो कूटनीतिक संधियां में ही प्रथम विश्व युद्ध छुपा हुआ था, क्योंकि जो भी संधियां होती थी उसमें ही युद्ध छुपा हुआ था। ठीक है, प्रथम जो विश्व युद्ध था, जो फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत बिस्मार्क ने घोषित किया कि जर्मनी एक तृप्त और संतुष्ट राष्ट्र है और वह क्षेत्रीय फैलाव नहीं चाहता है। फिर भी उसने एल्सास और लॉरेन का जो क्षेत्र था वो लेकर के फ्रांस को आहत कर दिया। इस कारण जर्मनी को हमेशा भय रहता था
कि फ्रांस दूसरे राष्ट्रों के साथ दोस्ती कर करके जर्मनी पर आक्रमण कर देगा। फिर हम लोग देखते हैं कि बिस्मार्क 1879 ईस्वी में द्वैत संधि ऑस्ट्रिया के साथ किया। यह संधि रक्षात्मक होने के बावजूद संधि की शर्तें गुप्त रखी गई थी। इसी तरह 1882 ईस्वी में इस संधि में इटली के शामिल होने से यह त्रिवर्गीय संधि बना दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि बिस्मार्क के नेतृत्व में 3 देशों का एक त्रिगुट बन गया। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे त्रिगुट बिस्मार्क के नेतृत्व में बन गया और यही त्रिगुट प्रथम विश्व युद्ध को संभव बनाया, क्योंकि आपस में गुटबाजी होने लगा पूरे विश्व का, और गुटबाजी होने के फलस्वरूप ये प्रथम विश्व युद्ध का जन्म हुआ। ठीक है, 1907 इसमें इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने मिलकर एक समझौता किया जिसे त्रिराष्ट्रीय समझौता या त्रिवर्गीय मैत्री के नाम से भी जाना जाता है। यही हम देखते हैं कि 1914 ईस्वी तक आते आते जो गुटबंदी था वो गहरी होते गया, जिसका परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध उत्पन्न हुआ। एक कूटनीतिक संध्या भी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। सैन्यवाद, जैसा कि हम लोग भूमिका में ही देख चुके हैं कि कहीं भी औद्योगिक क्रांति के बाद जो यूरोप में हुआ सैन्यवाद और राष्ट्रवाद का जो विकास हुआ, उसी से सैन्यवाद जन्म हुआ। प्रथम विश्व में ये सैन्यवाद भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। वास्तव में फ्रांस की क्रांति जो 1789 ईस्वी के समय सैन्यवाद का जन्म हुआ था, फ्रांस की क्रांति जो 1789 ईस्वी में हुआ था उसमें सैन्यवाद का जन्म हुआ। वहीं इटली व जर्मनी के एकीकरण के समय तक सैन्यवाद काफी विकास कर चुका था। धीरे धीरे सेना के उच्च अधिकारी जो थे राजनीति पर या राजनीतिज्ञों पर हावी होने लगे, जिसके कारण हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध संभव हुआ। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि सैन्यवाद भी हावी होने के कारण फिर सैन्यवाद की ताकत बढ़ते गया। सैन्यवाद की ताकत बढ़ने से फिर वहां पे हुआ कि राजनीति के पर हावी हो गए। हावी होने के कारण प्रथम विश्व युद्ध संभव हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग उग्र राष्ट्रवाद अथवा विकृत राष्ट्रवाद। उग्र राष्ट्रवाद और विकृत राष्ट्रवाद बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाया। उग्र राष्ट्रवाद के कारण हम लोग देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध संभव हुआ। राष्ट्रवाद का उदय जो था फ्रांस की क्रांति का एक परिणाम था, किंतु जर्मनी और इटली के एकीकरण राष्ट्रवाद के उदय का एक सकारात्मक परिणाम माना जा सकता है। किंतु 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राष्ट्रवाद एक उग्र रूप धारण करने लगा। प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे राष्ट्र सर्वोच्च सिद्ध करने में लग गए। ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रवादी 1871 ईस्वी की अपमानजनक संधि को नहीं भूले। इसमें फ्रांस की संधि जो हुआ था 1871 ईस्वी में एक अपमानजनक था, और इसमें जो अपमानजनक था उसको नहीं भूले। राष्ट्रीयता के उदय से बाल्कन क्षेत्र में समस्याएं और जटिल होती गई, क्योंकि उस समय जो बोस्निया और हर्जेगोविना ऑस्ट्रिया को दे दिया गया था, जिसमें सर्व जाति के लोग रहते थे, और इस संबंध में सर्बिया के दावे को ठुकरा दिया गया था। उधर सर्बिया के लोग सलाव बनते थे, अतः अपने हितों के लिए वो लड़ने लगे, जिसके कारण हुआ कि उग्र राष्ट्रवाद और एक विकृत राष्ट्रवाद का रूप धारण कर लिया। इसी तरह देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार उग्र राष्ट्रवाद और विकृत राष्ट्रवाद था। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अंतरराष्ट्रीय संस्था का अभाव। इस समय अंतरराष्ट्रीय संस्था का भी अभाव था। कोई ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था नहीं था जो शांति सम्मेलन करवा सके, वो शांति या सुलह करवा सके। उस समय यूएनओ जैसे संस्था नहीं था, नाटो जैसा संस्था नहीं था। ये सब संस्था के अभाव के कारण भी ये युद्ध अवश्यंभावी हो गया, क्योंकि ये सब संस्था रहता तो युद्ध को हो सकता है कि टाला जा सकता था। ठीक है, समाचार पत्रों की भूमिका। समाचार पत्रों की भूमिका भी इंपॉर्टेंट है। समाचार पत्रों की भूमिका ने लोगों को जागृत किया, और यही जागृति के कारण प्रथम विश्व युद्ध संभव बनाया, क्योंकि प्रेस की भूमिका
किसी भी क्रांति में सबसे अहम माना जाता है। 1830 और 1848 ईस्वी की क्रांति और इसके परिणाम स्वरूप हुई यूरोप में राजनीतिक चेतना तथा इटली और जर्मनी के एकीकरण में जो समाचार पत्रों की भूमिका थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि समाचारों की भूमिका किसी भी क्रांति में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। राष्ट्रीय जो उन्माद और उत्तेजना बढ़ाने में समाचार की भूमिका बहुत अधिक रहती है। इंग्लैंड के समाचार पत्रों ने जर्मनी के शासक विलियम कैंसर द्वितीय की नीतियों की आलोचना करती थी, ठीक है, और अपने न्यूज़पेपर में छापती थी। तो जर्मनी के समाचार जवाब में इंग्लैंड की आलोचना छापते थे। एक दूसरे की आलोचना के फलस्वरूप राष्ट्रवाद और जो भावना था वो उग्र हो गया, ठीक है। समाचारों अभी भी कहीं भी प्रेस की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी आंदोलन और किसी भी सुलह के लिए। प्रेस की ही आजकल मीडिया प्रिंट भी हो गया है। देखते होंगे कि ज्यादातर लोग मीडिया प्रिंट को ही सुनना चाहते हैं और सुनते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बाल्कन क्षेत्र की जटिलता। बाल्कन क्षेत्र की भी जटिलता थी। बाल्कन क्षेत्र की जटिल समस्या ने त्रिवर्गीय संधि और त्रिवर्गीय मैत्री संघ के सदस्यों को आमने सामने ला खड़ा कर दिया था। वास्तव में एक तरफ यदि रूस जो था धर्म और जाति के नाम पर अपने को स्लाव का संरक्षक समझता था, तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया किसी भी तरह से सर्व आंदोलन को दबाकर उस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था। एक तरफ फ्रांस जहां संरक्षण समझता था सलाह जाति को, वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया किसी भी सर्व आंदोलन को दबाकर उस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था। ये बातें उग्र नहीं होती यदि सर्बिया को सहायता का आश्वासन नहीं दिया जाता। इस तरह ऑस्ट्रिया भी बाल्कन क्षेत्र में अकेले युद्ध करने की हिम्मत नहीं करता। यदि उसे युद्ध के समय जर्मनी में इटली का समर्थन मिलने की आशा नहीं रहती तो ये संभव नहीं होती। तो कहा भी गया है प्रथम जो विश्व युद्ध था वो दो घोड़ों सर्बिया और ऑस्ट्रेलिया का युद्ध था, और घुड़सवार जो था यानी दूसरे राष्ट्र बाद में उसमें आए। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि बाल्कन क्षेत्र की जटिलता भी इस युद्ध का मेन कारण रहा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मार्क्सवादी विचार। मार्क्सवादी इतिहासकारों का विचार है कि प्रथम विश्व युद्ध था वो बड़े बड़े हथियार बनाने वाला कंपनियां और अपने सरकार पर युद्ध करने के लिए दबाव बनाया था, क्योंकि बड़े बड़े कंपनियां युद्ध के लिए दबाव और जो हथियार बनाती थी वो दबाव बनाया, क्योंकि ये कंपनियां अपने हथियार बेचना चाहती थी और यह तभी संभव था जब युद्ध हो या युद्ध जैसी समस्या उत्पन्न हो, तभी ये संभव थी। ये मार्क्सवादी विचारधारा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जर्मन सम्राट विलियम कैंसर का व्यक्तित्व। जर्मन जो सम्राट था विलियम कैंसर अत्यधिक हठी, महत्वाकांक्षी एवं क्रोधी व्यक्ति इसको माना जाता था। वह कहता था हमारा भविष्य समुद्र पर निर्भर है। उसे जर्मनी को समुद्री शक्ति के प्रयास में इंग्लैंड को अस्थायी शत्रुता प्राप्त कर ली थी। उसकी नीति संपूर्ण विश्व पर प्रभुत्व स्थापित करना था कैंसर का, और इसमें सफलता न मिलने पर विश्व को सर्वनाश के लिए तत्पर रहने के लिए भी बोला था। व्यापारिक देश होने के कारण इंग्लैंड युद्ध के पक्ष में नहीं था, जिसे विलियम कैंसर जो इंग्लैंड की कायरता समझता था, ठीक है। जो इंग्लैंड युद्ध के पक्ष में नहीं था, लेकिन विलियम कैंसर इसको कायरता समझता था। उग्र साम्राज्यवादी निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी व्यक्तित्व ने यूरोप के युद्ध के कगार पर ला करके खड़ा कर दिया, ठीक है। मेन लास्ट में हम लोग तात्कालिक कारण देखते हैं। तात्कालिक कारण, सभी कारण तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सभी कारण को देखते हुए लगता है कि यह यूरोप एक बारूद के ढेर पे खड़ा था और सिर्फ उसमें चिंगारी लगने पर देर थी जिससे वो विस्फोट कर जाए। इसी तरह 18 जून 1914 को बोस्निया की राजधानी सेरोजियोवा में एक सर्वे द्वारा ऑस्ट्रिया के युवराज और उसकी पत्नी की हत्या कर दी जाती है, ठीक है। हत्या की चिंगारी का ये विस्फोट का
कारण बना। ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया को दोषी मानते हुए अल्टीमेटम भेजा, जिसकी सभी शर्तों को सर्बिया जो मानने से इनकार कर दिया और वो असंभव था। फिर भी कुछ शर्तें मान ली गई और कुछ शर्तें पुनर्विचार के लिए भेज दिया गया। ठीक है, अपनी मांगों को पूरा नहीं होने पर ऑस्ट्रिया ने 28 जुलाई 1914 यानी 28 जुलाई 1914 ईस्वी को सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 30 जुलाई 1914 ईस्वी को रूस ने अपनी सेना को प्रस्थान करने की आज्ञा दी। इसी तरह 31 जुलाई को ऑस्ट्रिया और 1 अगस्त को जर्मनी ने इस युद्ध में कूद गया। ठीक है, और सेना को प्रस्थान करवाया। इस तरह प्रथम विश्व युद्ध संभव हुआ, जिसका अंत 1918 ईस्वी में हुआ। इसका अंत भी बहुत भीषण हुआ, इसमें बहुत ज्यादा खर्च हुआ। ठीक है, तो ये हम लोग कारण देख लिए प्रथम विश्व युद्ध का क्या कारण था। अब परिणाम हम लोग देखेंगे, परिणाम एक एक करके। राजनीतिक परिणाम क्या हुआ, सामाजिक परिणाम क्या हुआ, अब इसका आर्थिक परिणाम को हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग राजनीतिक परिणाम देखेंगे कि साम्राज्य का विघटन हुआ। राजनीतिक परिणाम में भी पॉइंट बाई पॉइंट में बना दिया और सामाजिक में भी पॉइंट बाई पॉइंट है, आर्थिक में भी पॉइंट बाई पॉइंट मैं बना दिया हूं। लास्ट में आपका वैज्ञानिक कारण है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं राजनीतिक साम्राज्य विघटन। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक परिणाम निकला साम्राज्य का विघटन। यह हुआ कि इसने जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एवं तुर्की के साम्राज्यों को छिन्न भिन्न कर दिया। इन तीनों साम्राज्यों के छिन्न भिन्न होने से यूरोप में अनेक नए नए राष्ट्रों का उदय हुआ, जैसे हंगरी, रोमानिया आदि जैसे देशों का उदय हुआ। तो ये साम्राज्य का विघटन हो गया। मित्र राष्ट्रों को इसमें लाभ हुआ। इन तीनों के विघटन के फलस्वरूप मित्र राष्ट्रों अर्थात इंग्लैंड और फ्रांस इत्यादि को अधिक लाभ हुआ। ठीक है, गणराज्यों की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप अनेक राजतंत्रों का पतन हुआ। फलस्वरूप ऑस्ट्रिया, जर्मनी आदि देशों को लोकतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है, अधिनायकवाद का उदय। युद्ध के परिणाम स्वरूप अधिनायकवाद का विकास हुआ। महायुद्ध के बाद अनेक देशों में राजनीतिक नेता देश की भलाई, सुरक्षा और उन्नति की दुहाई देकर के असीमित अधिकारों का उपयोग करने लगे। अतः इटली में जहां मुसोलिनी ने फांसीवाद का विकास किया, तो जर्मनी में हिटलर ने नाजीवाद के रूप में अधिनायकवाद की स्थापना की। ठीक है, राष्ट्रीय सिद्धांतों का जो विजय। महायुद्ध का एक मुख्य परिणाम राष्ट्रीयता के सिद्धांतों के विजय के रूप में प्रकट हुआ। वर्साय की संधि के द्वारा राष्ट्रीयतावाद को स्वीकार किया गया और इसी सिद्धांत के आधार पर 8 नए राज्यों का निर्माण किया गया। ठीक है, तो ये हो गया राष्ट्रीय सिद्धांतों का विजय। फिर देखेंगे अंतरराष्ट्रीय संस्था के गठन का विचार इसमें होने लगा। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के गठन पर भी प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न जो राजनीतिक, सामाजिक आदि समस्याओं के समाधान के लिए एक राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। ठीक है, फिर रूसी क्रांति प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई और वहां साम्यवादी सरकार बनी, जिससे साम्राज्यवाद की निंदा की और रूसी साम्राज्य विघटित किया गया। ठीक है, अमेरिका विश्व शक्ति के रूप में उत्कर्ष हुआ। अमेरिका का विश्व शक्ति के रूप में अमेरिका का उत्कर्ष हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में यूरोपीय राज्यों में भारी मात्रा में कर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लेना पड़ा। परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि यूरोपीय देशों का प्रभुत्व समाप्त हो गया और युद्ध के पश्चात अमेरिका का प्रभाव बढ़ गया। तो ये था राजनीतिक प्रभाव। अब हम लोग देखते हैं सामाजिक प्रभाव। महिलाओं के कार्य क्षेत्र में विस्तार हुआ। महिलाओं जो प्रथम विश्व युद्ध में अधिकांशतः पुरुषों ने भाग लिए, पुरुषों को भाग लेने के पश्चात क्या महिलाओं ने उद्योग, व्यवसाय, व्यापारिक प्रतिष्ठानों जैसे संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ गए। महायुद्ध में जो हुआ स्त्रियों को राजनीतिक अधिकार भी मिलने लगे। 1918 ईस्वी में ही
30 वर्ष से अधिक उम्र के महिलाओं को मताधिकार इंग्लैंड में प्राप्त हुआ। वहीं 1920 ईस्वी में यूएसए में महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला। तो ये महिलाओं के कार्य क्षेत्र में भी विस्तार देखा गया। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सामाजिक समानता का विकास, नस्लवादी और जातीय कटुता में कमी हुई, काले गोरे का भेदभाव कम हुआ, बेरोजगारी और महामारी, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात बेरोजगारी और महामारी बहुत ज्यादा बढ़ा, खेतों कारखानों की तबाही हो गई, बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गया, महायुद्ध में अधिक लोग मारे गए जिससे महामारी का प्रकोप बढ़ा। वही शिक्षा की बहुत ज्यादा हानि हुई। उस समय शिक्षा के लोग क्या हुए, कॉलेज छोड़ दिए और शिक्षकों को भी युद्ध में लगाया गया। सबसे बड़ा चीज ये हुआ कि कॉलेज लोग आधा पढ़ करके छोड़ दिए, उच्च शिक्षा लोग प्राप्त नहीं कर पाए और भारी संख्या में जो युवाओं को सेना में भर्ती किया जाने लगा और अध्यापकों को भी युद्ध कार्य में लगा दिया गया, जिससे शिक्षा में बहुत ज्यादा हानि हुई। नेक्स्ट देखेंगे समाजवादी विचारधारा का उदय। युद्ध के समय महत्वपूर्ण कारखानों को सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया। इस तरह राजकीय समाजवादी विचारधारा का प्रसार हुआ। श्रमिक संगठन की भूमिका इसमें बढ़ गए। श्रमिक कल्याण के माध्यम से भी समाजवादी विचारधारा का विकास हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आर्थिक क्षति प्रथम महायुद्ध में बहुत ज्यादा हुआ, बहुत विनाशकारी ये साबित हुआ। 32 राष्ट्रों ने मित्र राष्ट्र के तरफ से भाग लिया, वहीं 4 राष्ट्रों, ठीक है, भीषण 32 राष्ट्रों ने मित्र राष्ट्रों की ओर से और 4 राष्ट्रों ने जर्मनी की ओर से भाग लिया। 4 राष्ट्रों ने जर्मनी की ओर से। संसार के केवल 14 राष्ट्र तटस्थ रहे थे। अब सोच सकते हैं कि मित्र राष्ट्रों की तरफ से 32 राष्ट्र और जर्मनी की तरफ से 4 राष्ट्र, सिर्फ 14 राष्ट्र जो थे वो तटस्थ रहे थे। महान अर्थशास्त्रियों के हिसाब से इस महायुद्ध जो हुआ उसमें 58,500 करोड़ व्यय हुए। 58,500 करोड़ जो उस समय के लिए एक बहुत बड़ी आमदनी थी। युद्ध का औसत जो दैनिक खर्च था वो 40 करोड़ था। औसत दैनिक खर्च 40 करोड़ था, जो बाद में बोला जाता है कि ये 44 करोड़ तक बढ़ गया। ये औसत दैनिक खर्च था 40 करोड़, बाद में युद्ध के बाद तक 44 करोड़ औसत दैनिक खर्च बढ़ गया। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने आर्थिक हानि उस समय हुआ था। धन का महाविनाश हुआ, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि हो गई। श्रमिक मजदूरों की दर ऊंची हो गई, पैदावार घट गई, फसल बर्बाद हो गए, मुद्रा के अवमूल्यन प्रारंभ हो गए। मुद्रा के अवमूल्यन से व्यापार में एक अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। ठीक है, आर्थिक क्षति, उद्योग धंधों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। युद्ध काल में अधिक उद्योग और धंधों पे ही फोकस किया जाता है। उद्योग और धंधों, कारखाने नष्ट हो गए, फलतः क्या हुआ, बेकारों की संख्या बढ़ गई, वाणिज्य और व्यापार को भी धक्का लगा। मुद्रा का प्रसार हुआ। इस समय युद्ध व्यय के कारण राज्यों पर ऋण बढ़ गए। राज्यों पर ऋण बढ़ने से मुद्रा का प्रसार हुआ। ठीक है, मुद्रा के प्रसार होने के कारण यहाँ पे अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गए, जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध अवश्यंभावी बन गया। ठीक है, तो ये प्रथम विश्व युद्ध के कारण अवश्यंभावी बन गया, जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध एक बहुत बड़ा विनाशकारी सिद्ध हुआ। और यही विनाशकारी युद्ध के कारण राष्ट्र में बहुत ज्यादा क्षति हुआ। जो मित्र राष्ट्र है या जो जर्मनी की तरफ से लड़े थे, लास्ट में हम लोग देखेंगे वैज्ञानिक विकास में हम लोग देखेंगे सैन्य प्रौद्योगिकी का इसमें विकास हुआ। नए नए वैज्ञानिक आविष्कारों को गति मिली। वैज्ञानिकों ने हवाई जहाज पनडुब्बी आदि के रूप में ढूंढा। पनडुब्बियों की खोज इसमें हुई, हवाई जहाज की खोज हुई, अनेक रासायनिक हथियारों जैसे जहरीले गैस की खोज हुई। तो दूसरी ओर औषधियों के भी
खोज हुई, यानी स्वास्थ्य विज्ञान की भी प्रगति हुई, औषधियों की भी खोज हुई, क्योंकि परिस्थिति ही सब कुछ करवाता है, परिस्थिति के अनुसार ही सभी चीज का विकास होता है। इसी समय जो महामारी हुआ उसमें औषधियों के भी खोज हुई, फलतः स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में भी विशेष कर करके प्रगति देखा जाता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तो ये हो गया प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम। दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, प्लीज आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।